तीन बहू ने अपने ससुराल की रसोई में बनाए तंदूरी मोमोज। अरे भगवान, ये कैसी आफत की बारिश बरस रही है। पूरा घर पानी से भर गया, छत टपक रही है और इन दोनों छोटे लड़कों की शादी सिर पर है। इस हाल में कैसे होगी शादी? अरे किस्मत ही फूट गई है हमारी। घर के अंदर ना तो पैसे हैं और ना ही खाने का ठिकाना, ऊपर से शादियों का पूरा खर्चा सिर पर रखा हुआ है। उसी समय झोपड़ी के बाहर गली से एक मोमोज का ठेला निकल कर आता है। मोमोज की खुशबू सूंघकर चिंटू मचल उठता है। हाँ मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे मोमोज खाने हैं, वही मोमोज खाने हैं मुझे। नहीं बेटा, मोमोज नहीं खाते। बाहर बारिश का मौसम है और ये मोमोज वोमोज गंदी चीजें होती हैं। इन्हें खाकर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। नहीं नहीं मम्मी, मुझको तो मोमोज ही खाना है। मोमोज ही खाने दिलाओ ना मुझे। यहाँ हमारे घर में रोटियों के लाले पड़े हैं और इसको मोमोज खाने हैं। चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। बच्चा रमेश की डांट सुनकर जोर जोर से और तेज रोने लग जाता है, जिसे देखकर क्यों चिल्ला रहा है बच्चे पर? बच्चों का मन तो करता ही है खाने का। अरे रमेश, तू तो ऐसी बातें करता है जैसे हम सबका कभी कुछ अच्छा खाने का मन ही नहीं करता हो। एक तो घर में इतनी बुरी हालत है और ऊपर से इन दोनों लाड साहबों की शादी का खर्चा सिर पर है। भगवान जाने क्या होगा। बच्चे के रोने और घर की तंगी पर हो रहे हंगामे पर दशरथ जी बड़े बेटे रमेश को समझाते हुए शांत करने की कोशिश करते हैं। बेटा रमेश, तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? हम क्या करें? हम तो यही सोच रहे थे कि दोनों भाई शहर में अच्छा खासा कमा रहे हैं, कुछ पैसे जोड़ लेते और फिर आराम से शादी की तैयारी करते, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरे ये सब अपने आप थोड़ी हुआ है, ये तो इन दोनों नालायक लाड साहबों ने खुद किया है। क्या जरूरत थी जिस गांव में जाकर ये मजदूरी करते थे वहीं की लड़कियों से इश्क लड़ाने की? अब भुगतो। अरे बेटा बस भी कर, अब इतना कड़वा क्यों बोल रहा है? आखिरकार हैं तो वो तेरे ही छोटे भाई ना, और कभी न कभी तो उन दोनों का ब्याह करना ही था। ब्याह करना था तो क्या कम से कम गांव समाज के लोगों का लिहाज तो करते? गांव के लोग क्या कहेंगे ये तो सोचते। अरे वही तो सबसे बड़ी मुसीबत है बेटा। उस गांव की बेटियां इस घर की बहू और हमारे बेटे पूरे गांव के दामाद बन गए हैं। पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं। एक घर का दामाद पूरे गांव का दामाद। अरे आप भी क्यों हमेशा दोनों छोटे देवर के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं? बेचारे अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश ही तो देख रहे हैं बहू। आज भी देख, बाहर कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, पर दोनों सुबह सुबह ही काम ढूंढने के लिए घर से निकले हैं। हाँ हाँ, खूब काम मिलेगा इन्हें। रोज की तरह आज भी खाली हाथ और दोनों हाथ हिलाते हुए लौट आएंगे, देख लेना। तभी सुरेश और महेश बारिश में भीगते हुए कीचड़ में सने हुए झोपड़ी के अंदर कदम रखते हैं। हे भगवान, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और पेट में इतनी तेज भूख लग रही है। भाभी, ऐसा मन कर रहा है कि आज तो बस आपके हाथों के बने गर्मा गर्म प्याज आलू के पकौड़े और साथ में कड़क चाय मिल जाए तो कसम से मजा आ जाए। अरे पागल, इस बारिश में चाय कौन पिएगा? और ये चाय वाय पकौड़े वकौड़े आज के जमाने में कौन खाता है? अरे देख तो सही, कितने अनहेल्दी होते हैं ये पकौड़े, कितना सारा तेल होता है इनमें। मुझे तो बस मोमोज मिल जाए, गर्मा गर्म मोमोज, और भाभी साथ में एक बढ़िया सी कॉफी बना दो तो बात बन जाए। हाँ बिल्कुल, जैसे कमा कमा कर गड्डियां जोड़ कर रख दी है ना तुमने घर में, जो तुम्हें गर्मा गर्म मोमोज और कॉफी चाहिए। एकदम काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। 2 फूटी कौड़ी कमाई जाती नहीं है और भाई साहब के अरमान देखो आसमान छू रहे हैं। अरे अजीब, बेचारे सुबह के भूखे प्यासे घर से निकले हैं। लाइए देवर जी, वो गीला तौलिया मुझे दीजिए और पहले अपना सिर पोंछ लीजिए। सुनीता आगे बढ़कर दोनों देवरों का सिर तौलिए से पोंछती है और उनके लिए गर्म पानी लाकर देती है। लीजिए देवर जी, पहले थोड़ा गर्म पानी पीकर बदन को संभालिए। पर सच बताऊं, आज तो रसोई में खाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या ही खिलाऊं तुम्हें? सुबह की बस थोड़ी सी रोटियां बनाई हुई हैं। तो अब क्या खाएंगे भाभी? पेट में तो आग लगी है। रोटी के साथ खाने के लिए बस थोड़ी सी लहसुन की तीखी चटनी बना दी है। आज उसी से काम चलाना पड़ेगा। अरे भाभी, इसमें सोचने की क्या बात है? नींद न देखे टूटी खाट और भूखा देखे बासी भात। आप तो जो है वही ले आइए, हम मजे से खा लेंगे। सुनीता उन्हें रोटियां और लहसुन की चटनी परोसती है। दोनों भाई बड़े चाव से खाने लगते हैं। हा भाभी, एक बात बताऊं आपको? पता है बाजार में जो मोमोज के साथ लाल लाल लहसुन वाली तीखी चटनी मिलती है ना, उसका स्वाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप सच में बहुत ग्रेट हो भाभी। अगर कभी हम मोमोज बनाएंगे और उसके साथ आपकी हाथ की बनी लहसुन वाली चटनी मिल जाएगी ना, तो कसम से तहलका मच जाएगा। हाँ, और कमाई का क्या? कमाएगा कौन? बस घर का खर्चा चलाने और किराने के लिए तो मैं ही बैठा हूँ। बड़ा भाई गधे की तरह दिन रात काम कर रहा है और ये महाशय भाई साहब को काम धाम से कोई मतलब नहीं है। बस घर बैठे बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए। क्या हर वक्त इन बच्चों के पीछे पड़ा रहता है तू? चल
अब चुप हो जा और शांत हो जा। हाँ हाँ माँ ठीक है, मैं तो शांत हो ही जाऊंगा। इसके बाद सब लोग वही रूखी सूखी और लहसुन की चटनी खा पी कर सो जाते हैं। अगली सुबह मूसलाधार बारिश अब पूरी तरह शांत हो चुकी है। घर के सभी सदस्य बाहर आंगन में बैठे हुए हैं। ससुर दशरथ गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। हे भगवान, अब क्या करा जाए। अब तो लड़कों की शादी में केवल 6 दिन ही बाकी रह गई है। बताओ इन 6 दिनों में हम कैसे सारी व्यवस्था करेंगे। हाँ जरा देखो तो सही, टूटा हुआ घर है, टपकती छत है, और ऐसे हाल में हम किसी की बेटी को ब्याह कर अपने इस खंडहर जैसे घर में कैसे ले आएंगे। बाबूजी माँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो इस टूटे फूटे घर में रहने की आदत हो चुकी है, पर सोचिए जब वो दोनों नई बहुएं इस घर में ब्याह कर आएंगी तो बेचारी कैसे रहेंगी। ना तो सिर पर ढंग का छप्पर है, ना दीवारें ठीक हैं, और घर के नाम पर अंदर सिर्फ ये तो छोटे छोटे कमरे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू, एक काम करेंगे, तू हमारे साथ बाहर वाले कमरे में आ जाना और अंदर वाले बड़े कमरे में बीच में पर्दा डालकर दोनों नए जोड़े आराम से रह लेंगे। हाँ हाँ माँ जी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता की बात सुनते ही बड़ा भाई रमेश फिर से तड़क उठता है। और बताओ भाई लाड साहब, तुम दोनों क्या करोगे। पूरा परिवार तुम्हारी इन शादियों के लिए और तुम्हारी इस इश्कबाजी को निभाने के लिए तुम्हारी बहुओं को घर में बुलाने और अपनाने तक को तैयार बैठा है, पर तुम दोनों निकम्मे क्या करोगे। बैठे बैठे दावत उड़ाओगे और या कोई काम धंधा भी ढूंढोगे कि नहीं। हाँ भैया, हम आज फिर काम ढूंढने जा रहे हैं। अब क्या करें, हमें कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं होता। लोगों को लगता है कि हम ज्यादा भारी काम कर नहीं पाएंगे और शरीर से थोड़े कमजोर हैं। ऊपर से इस आसपास पढ़ाई लिखाई वाला कोई काम भी तो नहीं है जो हम वैसा कुछ कर सकें। हाँ भैया, ऊपर से इस मूसलाधार बारिश की वजह से वैसे ही हर तरफ काम धंधे की भारी कमी चल रही है। कोई दिहाड़ी तक देने को राजी नहीं है। अरे बस बस, अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हारे पास हर वक्त बताने के लिए 24-36 बहाने तैयार रहते हैं। जब असल में काम धंधा करने का वक्त होता है तब तो चूहे बनकर दुबक जाते हो। मैं भी तो रोज सुबह काम पर जाता हूँ न कमाने के लिए। आप भी बस करिए, अब शांत हो जाइए थोड़ा। लीजिए आपका टिफिन ले लीजिए, मैंने इसमें रोटी के साथ नमक और प्याज लगा दी है, इसे रख लीजिए और दोपहर में खेतों पर जाकर खा लीजिएगा। सुनीता का प्यार देखकर रमेश का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। वो टिफिन लेकर काम के लिए घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हे भगवान, अब मुझे ही कुछ न कुछ कड़ा इंतजाम करना पड़ेगा इन लड़कों की शादी के लिए। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो कुछ नहीं होगा। एक ही रास्ता बचा है, मुझे अभी उठकर उस साहूकार के पास जाना होगा। तभी गांव के कुछ मुखिया और सरपंच उधर से गुजरते हैं। अरे काका, क्या हालचाल है? और सुनाओ, तुम्हारे दोनों लड़कों की शादी की तारीख तो अब बिल्कुल नजदीक आ रही है, पर तुम्हारे घर को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई तैयारी वैयारी चल रही हो। दूर दूर तक कहीं शादी का माहौल या रौनक तक नजर नहीं आ रही है। हाँ हाँ भैया, बस भगवान के भरोसे है। मैं सब इंतजाम कर रहा हूँ धीरे धीरे। अरे इंतजाम करोगे? अरे भैया, कहाँ से इंतजाम करोगे तुम? तुम्हारे घर की खस्ता हालत तो पूरी दुनिया देख रही है। तुम्हारे दोनों लड़के दिन भर बेरोजगार घूमते हैं। सच कहें तो हमें तो उन दोनों भोली भाली लड़कियों पर तरस आ रहा है जिन्होंने तुम्हारे नकारा और बेरोजगार लड़कों को पसंद कर लिया और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हाँ हाँ भैया, मैं सब इंतजाम कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे भाई, तुम क्यों इस बेचारे के जले पर नमक छिड़क रहे हो? मत बोलो ऐसा। सुनो काका, अगर सचमुच कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो गांव के साहूकार के पास चले जाओ, वो तुम्हारी कुछ न कुछ मदद जरूर कर देंगे। हाँ ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। गांव वाले ताने मारकर और सलाह देकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजेश्वरी देवी अपने पति के पास आती है। अजी सुनते हो, क्या सच में आप उस साहूकार के पास मदद मांगने जाने की सोच रहे हैं? अरे भूल कर भी मत जाइएगा वहाँ। पूरा गांव जानता है कि वो इंसान कितना बड़ा लालची और मक्कार है। फिर भला आप उसी के पास क्यों जा रहे हैं? क्या करें राजेश्वरी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा और रास्ता भी नहीं बचा है। उन लोगों ने भले ही ताने मारे हो, पर बात उन्होंने सही सुझाई है। अब मुझे उठकर वहीं जाना ही होगा। दशरथ जो सीधे गांव के साहूकार के घर पहुंचते हैं। मालिक, कुछ पैसों की उधारी चाहिए। बच्चों का ब्याह सिर पर है, मदद कर दो। अच्छा मौका है। वैसे भी इनकी कुल मिलाकर 1 लाख की ये झोपड़ी है और इन्हें सिर्फ 10,000 की जरूरत है। अगर मैं 10,000 देकर इस पूरी झोपड़ी को अपने नाम गिरवी रखवा लूं तो सौदा पक्का है। अरे देखो दशरथ, पैसे तो मिल जाएंगे, मुफ्त में तो कोई देगा नहीं। इसके बदले में तुम्हें अपनी रहने वाली वो झोपड़ी मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी 10,000 नकद मिलेंगे। अरे गिरवी? मालिक, झोपड़ी गिरवी रख देंगे तो सिर छुपाने की इकलौती जगह भी चली जाएगी। पर क्या करें, बच्चों का ब्याह सिर पर है, इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं है।
ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी मंजूर है हमें। ठीक है फिर यहीं रुको, लो इस पर दस्तखत कर दो और अंगूठा लगा दो। दशरथ जी बिना कुछ सोचे समझे मजबूरी में उस कागजात पर अपना अंगूठा लगा देते हैं। उसके बाद साहूकार उन्हें 10,000 रुपए और थोड़ा सा राशन थमा देता है। दशरथ जी साहूकार के यहाँ से चुपचाप अपना घर गिरवी रखकर 10,000 रुपए और राशन लेकर भारी मन से घर लौटते हैं। ये ले बेटा, ये ले रमेश, 10,000 रुपए। मैं साहूकार के आगे हाथ पैर जोड़कर जैसे तैसे ये रुपयों का इंतजाम करके लाया हूँ। अजीब बात है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उस लालची साहूकार ने इतनी आसानी से पैसे दे दिए होंगे। वो तो किसी को फूटी कौड़ी बिना बंधक के नहीं देता। अरे नहीं नहीं नहीं, शायद दया आ गई होगी इसलिए उसने बिना किसी झंझट के पैसे दे दिए। चलो अगर दे दिए तो बहुत बढ़िया बात है। अब और माथा मच्छी करने से क्या फायदा, जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। जैसे तैसे शादियों की रस्में पूरी होती हैं और दोनों नई बहुएं सपना और पायल ब्याह कर उसी झोपड़ी में आ जाती हैं। शादी के अगले ही दिन सुबह, देखो बहुओं, रसोई में मीठे में हलवा बना लो, बाकी रोटी सब्जी देख लेना। जी भाभी। बहुएं मिलकर हलवा तैयार करती हैं, लेकिन हलवा बनने के बाद दोनों का चटोरा मन कुछ चटपटा खाने के लिए मचलने लगता है। पायल, सुबह सुबह ये मीठा हलवा देखकर मेरा तो दम घुट रहा है। सच कहूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसे खाने का। बिल्कुल सही कह रही हो सपना, जेठानी जी ने तो कह दिया कि घर में बस थोड़े से आलू रखे हैं तो आलू की सब्जी बना लो और साथ में गरम गरम रोटियां या पराठे सेक लो। यार ये कौन खाएगा सुबह सुबह सूखी रोटी और आलू की सब्जी। जरा मौसम तो देख, बाहर कितना सुहाना बारिश का मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो बढ़िया बढ़िया आलू के पराठे मिल जाते या फिर बेसन के करारे पकौड़े और साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। अरे नहीं यार, इस मौसम में पकौड़े वकौड़े नहीं, असल मजा तो इस मौसम में मोमोज खाने का है। गर्मा गर्म तीखे मोमोज, और वो भी कौन से वाले? अरे वही तंदूरी मोमोज। हाँ हाँ, सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है, कितने बढ़िया लगते हैं वो। काश इस वक्त कहीं से वही मोमोज खाने को मिल जाते। ठीक उसी वक्त झोपड़ी के बाहर गली से एक मोमोज वाले ठेले की आवाज गूंजती है। गर्मा गर्म मोमोज ले लो भाई, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज ले लो। चिंटू उस ठेले की आवाज सुनकर मचल उठता है और जोर जोर से जिद करने लगता है। मम्मा मुझे भी वही मोमोज खाने, मुझे अभी दिलाओ ना। बेटा आज तो घर में तेरे पापा के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुझे कहाँ से दिलाऊं मोमोज, चुप हो जा। सुनीता अपनी झोली और डिब्बे को टटोलती है और जैसे तैसे मुड़े तोड़े से कुछ खुले रुपए निकालती है। चल रो मत बेटा, ये ले, मेरे पास बक्से में 10 रुपए पड़े हैं, जा उसी से जाकर ले ले। सुनीता वो 10 रुपए बच्चे के हाथ में थमाती है। बच्चा भागकर जाता है और उन 10 रुपए के बदले ठेले वाले से कुछ 4 छोटे छोटे मोमोज खरीद कर ले आता है और मजे से खाने लगता है, जिसे देखकर सपना और पायल की लार टपकने लगती है। तभी चिंटू बड़े मासूम तरीके से उन दोनों के पास जाता है। चाची आप दोनों भी खाओगी क्या मोमोज? नहीं नहीं बेटा, तुम खाओ, हमें नहीं खाने हैं, तुम आराम से खाओ बेटा। ठीक है, वैसे भी मैं आप लोगों को देने वाला तो था ही नहीं। चिंटू वापस कोने में बैठकर मजे से मोमोज खाने लगता है। उसे ललचा ललचा कर मोमोज खाते देखकर सपना और पायल का दिल अंदर ही अंदर मचल उठता है। पायल कसम से देखकर प्राण निकले जा रहे हैं, काश हम भी इस वक्त मोमोज खा सकते। कितना बढ़िया और चटपटा लग रहा है ना, लेकिन हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अरे हमारे पास होगा कैसे, हमारे पति भी तो कुछ कमाते नहीं है। शाम के वक्त जब काम से दोनों छोटे भाई सुरेश और महेश थके हारे घर लौटते हैं, तभी खाना खाने के बाद दोनों नई बहुएं अपने अपने पतियों के साथ अपने कमरे में बैठी हैं। सुनो जी, आपको पता है आज दिन में वो मोमोज वाला आया था, बड़ा मन कर रहा था हमारा भी मोमोज खाने का। हाँ, हमें भी पता है, हमारा भी बहुत मन कर रहा था कि तुम्हें कहीं बाहर ले जाकर बढ़िया बढ़िया मोमोज खिलाएं, पर क्या करें पगली, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम मोमोज खरीद सकें। तुम तो जानती हो कि घर में रोटी के लाले पड़े हैं और भैया कितना गुस्सा करते हैं, दिन रात काम ढूंढते हैं पर कोई काम ही नहीं मिलता। पर जो एक आध बार काम मिलता भी है वो इतना ईंट पत्थर ढोने का भारी भरकम काम होता है, हमसे वो तो ठीक से होता नहीं है। अब हम क्या करें? अरे अब तुम कुछ नहीं कर सकते। सच कहें तो हमें तो अब ऐसा लगने लगा है कि हमने तुमसे फालतू में लव मैरिज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इस लव मैरिज के चक्कर में आपका बचा कुचा काम धंधा भी छूट गया और अब रोज रोज बड़े भैया की गालियां और ताने सुनने पड़ते हैं। इसी तरह दोनों कमरों में पति पत्नी आपस में थोड़ा हंसी मजाक करते हुए 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश बहुत तेज गति से बरस रही होती है। मौसम को देखकर सपना और पायल का हाल बेहाल हो जाता है। उनका मन चटपटे मोमोज के लिए और ज्यादा मचलने लगता है। तभी सुनीता देवी शहर की कोठियों में झाड़ू पोछे का काम करके मूसलाधार बारिश में पूरी तरह भीगती हुई घर लौटती हैं। उनके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली है जिससे सौंधी और बेहतरीन खुशबू आ रही है।
अरे जेठानी जी, आप इस थैली में क्या लेकर आई? इतनी बढ़िया खुशबू आ रही कि दिल मचल उठा। अरे पूछो मत, आज जिस मालकिन के घर में काम करने गई थी वहाँ उनके बेटे की जन्मदिन की पार्टी थी। पार्टी खत्म होने के बाद मालकिन ने खुद मुझे बुलाया और कहा कि ये थोड़े से मोमोज और चाउमीन बच गए, इन्हें ले जा। बारिश के मौसम में खराब भी नहीं होंगे और तुम्हारे घर किसी के काम आ जाएंगे। अरे वाह, चाउमीन और मोमोज लाओ लाओ, जल्दी से हमारे हाथ में दो। दोनों बहुएं तुरंत उत्साह में चूल्हा सुलगाकर उन मोमोज और चाउमीन को गर्म करती हैं और भूखे शेरों की तरह टूट पड़ती हैं। अरे धीरे खाओ, लगता है तुम दोनों को मोमोज कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ भाभी, हमें तंदूरी मोमोज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और आपको तो पता है, एक बार जब हम दिल्ली गए थे तो हमारे चाचा ने हमें तंदूरी मोमोज खिलाए थे। तब हमने अपनी चाची से उसकी पूरी रेसिपी पूछी थी और उन्होंने हमें बनाना सिखाया था। सच कहें तो हमें तो एक नहीं बल्कि 10-10 फ्लेवर के तंदूरी मोमोज बनाने आते हैं। ठीक उसी वक्त बड़ा जेठ रमेश पीछे से घर के अंदर कदम रखता है और उसका पारा तुरंत सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। हाँ हाँ, तुम तो बस मोमोज और बढ़िया बढ़िया खाने की ही बातें आती हैं। और आता ही क्या है तुम्हें? जब देखो तब चटोरों की तरह खाने पीने के पीछे पड़ी रहती हो। कभी कभार अपने निकम्मे पतियों को भी थोड़ा समझा दिया करो। औरतों के प्यार से समझाने पर आदमी समझ जाते हैं। कम से कम थोड़ी बहुत मजदूरी कमा कर ले तो आया करें घर पर। जेठ की डांट के बाद सब शांत हो जाते हैं। थैली में गिनती के कुल 5-7 मोमोज होते हैं। मुश्किल से 2-3 पीस सपना और पायल के हिस्से आते हैं और बाकी सारे मोमोज चाउमीन चिंटू झपट कर खा जाता है। बस इतने से मोमोज? इनसे तो हमारे दांत भी गीले नहीं हुए। पेट की आग तो जैसे की तैसी ही है। क्या करें, जेठ जी के ताने भी सुनने पड़े और भूख भी नहीं मिटी। समझ नहीं आ रहा इस तलब को कैसे शांत करें। अभी वो अधूरा मन लिए बैठी ही होती हैं कि तभी सुरेश और महेश खुश होते हुए झोपड़ी के अंदर कदम रखते हैं। अरे भाई देखो देखो, आज आखिरकार हमें काम मिल ही गया और अच्छी खासी मजदूरी मिल गई है। अच्छा, तो ये तो बताओ कि दोनों मिलकर कुल कितने रुपए कमा कर लाए हो? भैया देखो, हम दोनों ने मिलकर कुल आज 200 रुपए कमाए हैं, पूरे 200 रुपए। पतियों के मुंह से 200 रुपए का नाम सुनते ही सपना और पायल की आंखें चमक उठती हैं और वो झटपट उनकी तरफ लपकती हैं। अरे वाह, 200 रुपए कमा कर लाए हो तुम दोनों मिलकर। लाओ लाओ, जल्दी से वो पैसे हमारे हाथ में दे दो। आज हम खुद अपने हाथों से तंदूरी मोमोज बनाकर खाएंगे। अरे तुम दोनों ये कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? इतने दिनों बाद बेचारे देवर जी मेहनत करके कुछ पैसे कमा कर लाए हैं और तुम पहले ही दिन उन पर हाथ साफ करने लगी। अरे भाभी, तो क्या हुआ? क्या हम अपना मन भी मार कर बैठ जाएं? क्या हम इतने अरमानों के बाद मोमोज भी नहीं खा सकती क्या? सपना और पायल तुरंत दोनों पतियों से वो पैसे झपटती हैं, हाथ में झोला उठाती हैं और बाजार की तरफ दौड़ पड़ती हैं। बाजार पहुंचकर मोमोज के लिए ताज़ा सब्जियां, मैदा और खास तौर पर तंदूरी मोमोज के लिए मेयोनीज, बटर और अन्य मसाले खरीदती हैं। सारा सामान थैली में भरकर वो जैसे ही वापस लौटने लगते हैं तभी रास्ते में गांव की 1-2 चालाक पड़ोसनी उन्हें देख लेती हैं। अरे जरा उधर तो देखो, वो दशरथ जी के घर की जो नई नई बहुएं आई हैं ना। हाँ हाँ, वही दोनों। देखो कैसे सड़कों पर आवारा की तरह डोल रही हैं। अरे आज ये बाजार में खुद खरीदारी करने उतरी हैं। क्या नजारा है भाई। लगता है इन बहुओं के आते ही इस कंगाल घर के तो रातों रात हालात ही बदल गए। भाई साहब देखो तो, थैली भर भर कर क्या क्या बढ़िया सामान खरीद रही हैं ये। दोनों पड़ोसने बहुओं से पूछ लेती हैं। अरे नहीं बहुओं, सच सच बताओ, आज बाजार में ऐसा क्या खरीदारी कर रही हो? अरे कुछ नहीं चाची, हम तो बस अपने घर पर अपने हाथ से गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज बनाने जा रहे हैं। उसी का सारा सामान लेने आए थे बाजार। सपना और पायल वहां से मुस्कुराती हुई आगे निकल जाती हैं उनके जाते ही। अरे तौबा तौबा, घर में खाने को दाना नहीं और महारानियों को मोमोज के शौक चढ़ रहे हैं। पड़ोसन उनकी बुराई करती हैं। तभी बाजार से मोमोज का सारा सामान लेकर सपना और पायल खुशी खुशी घर के अंदर लौटती हैं। वो फौरन रसोई में बैठ जाती हैं और उत्साह के साथ तेजी से सब्जियां काटने लगती हैं। बस पायल, थोड़ी सी पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और काट ले, फिर फटाफट से मैदा गूंथ कर मोमोज तैयार करते हैं। हाँ सपना, आज तो ऐसे तंदूरी मोमोज बनाएंगे कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी जल्दबाजी में सब्जी काटते वक्त सपना का हाथ अचानक फिसल जाता है और तेज चाकू से उसकी उंगली कट जाती है। माँ, उंगली कट गई, खून निकल रहा है। अरे अरे, लाओ उंगली दिखाओ अपनी। इतनी जल्दी जल्दी में काम करोगी तो चोट लगेगी ही ना। डरो मत, ज्यादा गहरी नहीं है। लाओ तुम एक तरफ हटो, मैं बाकी की सब्जियां काट देती हूँ और तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। इसके बाद तीनों मिलकर पूरी मेहनत से तंदूरी मोमोज तैयार करती हैं। उन 200 रुपयों में बेहतरीन और चटपटे तंदूरी मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं। बड़ी जेठानी सुनीता हाथ में शानदार लहसुन की तीखी चटनी पीस देती है और सबको मोमोज परोसती है। अरे वाह चाची, ये मोमोज तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे थे। मजा आ गया। आप लोग इसे रोज रोज बनाया करो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और काम ही क्या बचा है तुम्हारे पास? बस दिन भर चटोरों की तरह चटमली खाती रहो। अरे अजी, क्यों बच्चों पर भड़क रहे हो? जब घर में मोमोज बने हैं तो क्या तुम नहीं खाओगे? हाँ तो भाई, घर में जब रोटियों के लाले पड़े होंगे और मोमोज ही सामने जाएंगे तो जो मिलेगा वही खाऊंगा ना, और क्या करूंगा।
पूरा परिवार जब मोमोज की इस दावत का लुत्फ उठा रहा होता है तभी अचानक झोपड़ी के बाहर साहूकार आता है। अरे ओ दशरथ, बाहर निकल बाहर। 1 महीना पूरा हो चुका है और तूने अभी तक हमारा मूलधन और ब्याज का एक भी पैसा नहीं चुकाया है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अब 1 मिनट भी यहाँ टिकने की जरूरत नहीं है। निकल बाहर, खाली कर अभी कभी ये झोपड़ी। साहूकार की बातें सुनकर रमेश चौंक कर बाहर आता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या बाबूजी, ये साहूकार क्या बक रहा है? ये कौन से पैसे और ब्याज की बात कर रहा है ये? और ये घर, ये हमारी इकलौती झोपड़ी क्यों खाली करवाने को कह रहा है? बेटा रमेश, वो असल में शादी के वक्त घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मजबूरी में मुझे ये झोपड़ी उस साहूकार के पास गिरवी रखनी पड़ी थी। क्या आपने हमारी रहने की अकेली छत भी गिरवी रख दी और हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी? बाबूजी, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं कहीं से भी हाथ जोड़कर उधार ले आता या अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ा लेता। कम से कम हम बेघर तो नहीं होना पड़ता। तभी गुस्से में तमतमाया हुआ साहूकार अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आता है और घर का सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। अरे तेरी नियत तो शुरू से ही इस झोपड़ी पर थी मक्कार साहूकार। बकवास बंद कर, निकल यहाँ से बाहर। साहूकार के आदमी धक्के मारकर पूरे परिवार को सड़क पर बाहर निकाल देते हैं। झोपड़ी पर ताला लग जाता है और पूरा परिवार मूसलाधार बारिश के बीच बेघर होकर सड़क पर आ जाता है। देख लिया तुमने, इन दोनों नालायक भाइयों और बाबूजी की इस हरकत के चक्कर में आज पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। भीख मांगने की नौबत आ गई है। अब यूं रोने पीटने से कुछ नहीं होगा जी। आपको ही अब कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसे खुले आसमान के नीचे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। एक काम कीजिए, चलिए मेरे मालिक के घर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शायद वो ही इस मुसीबत के वक्त हमारी कोई मदद कर सके। रमेश अपनी पत्नी की बात मानकर तुरंत अपने मालिक के पास जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। मालिक उनकी लाचारी देखकर दया दिखाता है। ठीक है रमेश, ज्यादा माथा पच्ची मत कर। मेरी कोठी के पास ही एक छोटी सी खाली झोपड़ी पड़ी है, तो अपने परिवार को वहां ले जाकर रख ले। याद रखना, उसका 500 रुपए महीना किराया तुझे हर हाल में चुकाना होगा। रमेश राहत की सांस लेता है और अपने पूरे परिवार को लेकर उस छोटी सी किराए की झोपड़ी में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगले दिन से हालात और ज्यादा बदतर होने लगते हैं। मूसलाधार बारिश के चलते गांव के खेतों में सारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। उसकी वजह से बड़े जेठ रमेश का काम भी छूट जाता है। छोटे भाइयों को तो पहले ही कहीं काम नहीं मिल रहा था और इधर बड़ी जेठानी सुनीता, जिन मालिकनों के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी, वो लोग भी गांव छोड़कर शहर जा रहे होते हैं, जिससे सुनीता का काम भी छूट जाता है। पायल, आदमियों का भी काम छूट गया है। हाँ सपना, घर में बिल्कुल भुखमरी छा गई है। पायल, अब हमें ही उनकी तरह घर से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ काम धंधा ढूंढना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है सपना। चल आज ही दोनों मिलकर पूरे गांव में काम की तलाश के लिए निकलती हैं। दोनों बहुएं काम की तलाश में घर से बाहर निकलती हैं। रास्ते में चलते चलते अचानक उनकी नजर सड़क किनारे लगे एक मोमोज के ठेले पर पड़ती है। देख, उधर मोमोज का ठेले वाला खड़ा है। हमारे पास पुराने बचे हुए 20-30 रुपए ही हैं। चल थोड़े से मोमोज ही खा लेते, दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। वो दोनों ठेले के पास मोमोज खाने खड़ी हो जाती हैं। अरे यार, बात वो नहीं है। सच कहें तो जैसे तंदूरी मोमोज हमने उस दिन अपने घर पर खुद बनाए थे, वैसी बात इस ठेले के सादे मोमोज में कहा। अरे पायल, तूने बिल्कुल सही बात कही। अगर ये लोग ऐसे साधारण मोमोज बेचकर इतने पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद अपना एक मोमोज का ठेला यहीं बाजार में लगा ले। सच मान, अगर हम अपने हाथ के बने बढ़िया तंदूरी मोमोज यहाँ बेचेंगे तो दूर दूर तक हमारा ठेला सबसे ज्यादा चलेगा और धूम मच जाएगी। वाह पायल, क्या गजब का दिमाग लगाया तूने। चल अभी घर चलते हैं और अपने घर वालों को पूरी बात समझाकर अपना ये तंदूरी मोमोज का ठेला लगाने का प्लान पक्का करते हैं। दोनों बहुएं लौटकर घर के सभी सदस्यों के सामने प्लान अपना रखती हैं। उनकी बात सुनते ही घर वाले हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वाह, ठेला लगाओगे तुम दोनों? सारा मोमोज तो तुम दोनों ही खुद ही चट कर जाओगी, ठेला क्या खाक चलाओगी? घर के बाकी लोग भी उनके इस अजीब आइडिया पर हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बड़ी जेठानी सुनीता आगे आती है और उनका समर्थन करती है। अरे तुम लोग क्यों इनका मजाक उड़ा रहे हो? अरे भाई, जब घर के हालात इतने बुरे हैं तो एक बार इनकी बात मानकर देखने में हर्ज ही क्या है। वैसे भी इन्होंने अपने घर के लिए भी तो पहले कई बार बहुत बढ़िया मोमोज बनाए हैं और सबने बड़े चाव से खाए हैं। सुनीता के साथ मिलकर बहुएं कुछ पैसे निकालकर सामान लाती हैं और पहले दिन जब वो घर के सभी सदस्यों को बनाकर खिलाती हैं तो पूरा परिवार उन्हें बड़े चाव से खाता है। उसके बाद जो थोड़े बहुत मोमोज बच जाते हैं, उन्हें बेचने के लिए वो एक नया तरीका निकालती हैं। भाभी, आज तो घर पर सबने मोमोज मजे से खा लिए। अब जो थोड़े बहुत मोमोज बच गए हैं, उन्हें एक साफ सुथरी टोकरी में सजाकर सिर पर रखकर मैं और पायल आस पड़ोस और गली मोहल्लों में बेचने निकलती हैं। सपना और पायल सिर पर मोमोज की टोकरी रखकर बेचना शुरू करते हैं। उनके हाथ के बने उन स्वादिष्ट तंदूरी मोमोज का स्वाद लोगों को इतना पसंद आता है कि वो देखते ही देखते सब दीवाने हो जाते हैं। गरम गरम मसालेदार तंदूरी मोमोज, आइए भाई आइए, एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज और साथ में हमारी खास तीखी चटनी। अरे वाह, क्या गजब का स्वाद है भाई। ऐसा बेहतरीन तंदूरी फ्लेवर तो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों तक लगातार ऐसी टोकरी में मोमोज बेच कर जब वो कुछ पैसे जोड़ लेती हैं तो घर के पुरुष भी उनकी मेहनत देखकर उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। आखिरकार रमेश और सुरेश किसी तरह जुगाड़ करके बाजार में लगाने के लिए एक पुराना ठेला मांग कर ले आते हैं। लो भाई, अब टोकरी ढोने का झंझट खत्म, आज से हमारा ये पक्का ठेला यही लगेगा। अरे आ जाओ भाई आ जाओ, शहर का सबसे लजीज और अलग स्वाद अब एक ही जगह पर। वो अपनी ठेला बाजार में ठीक उसी जगह पर सजाते हैं ठेला जहां पहले से ही आम मोमोज की दुकानें होती हैं, लेकिन वो सादे मोमोज के बजाय तंदूरी मोमोज की शानदार वैरायटीज का बोर्ड लगा देते हैं। आइए आइए, आज हम लाए हैं खास वैरायटीज, गर्मा गर्म सोया चाप मोमोज, क्रिस्पी मंचूरियन मोमोज और चटपटे नूडल मोमोज, साथ में मलाईदार मेयोनीज और स्पेशल बटर सॉस बिल्कुल फ्री। अरे वाह, सोया चाप मोमोज और मंचूरियन मोमोज, ये तो एकदम नया नाम सुना है। लाओ भाई, एक प्लेट मिक्स वैरायटी लगाओ जल्दी से। कुछ ही दिनों में उनके उस नए ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ने लग जाती है और दूर दूर तक उनके तंदूरी मोमोज के चर्चे फैल जाते हैं। लेकिन आसपास के पुराने ठेले वाले उनसे बुरी तरह जलने और भुनने लगते हैं और पुलिस में उनकी झूठी शिकायत कर देते हैं कि इन औरतों ने अवैध रूप से यहाँ ठेला लगा रखा है। तभी अचानक वहां पुलिस वाले आ धमकते हैं और रौब दिखाते हुए अपना हफ्ता मांगने लगते हैं। ओए, यहाँ बिना परमिशन के ठेला लगाया है ना, चुपचाप 5,000 रुपए हफ्ते के निकालो, तभी यहाँ दुकान चलेगी। दरोगा जी दया करो हम पर, हम गरीब लोग हैं, अभी तो हमने काम शुरू किया, इतनी बड़ी रकम यानी 5,000 रुपए हम हफ्ते के कहाँ से लाएंगे, हम इतना नहीं दे सकते। पैसे नहीं दोगे और मुफ्त में सड़क घेर कर धंधा करोगे, हरामखोरी सूझी है। पुलिस वाले उनका ये लकड़ी का ठेला तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देते हैं और उन्हें वहां से खदेड़ कर भगा देते हैं। परिवार मायूस होकर किराए की झोपड़ी में हाथ पर हाथ धरे उदास बैठे होते हैं। तभी रमेश आगे आता है और हिम्मत बंधाता है। अरे यूं मायूस होकर बैठने से क्या होगा, बाजार में पुलिस और ये जलने वाले ठेले वाले जीने नहीं देंगे। एक काम क्यों नहीं करते, हम अपने इसी किराए के घर में ही मोमोज बेचना शुरू करेंगे। इस घर का 500 महीना किराया भी तो निकालना है ना। एक काम क्यों नहीं करते, हम अपने किराए के इस मकान के बाहर के आंगन को ही पूरी तरह साफ सुथरा और सजा लेते हैं और यहीं से सीधे तंदूरी मोमोज बेचना शुरू करते हैं। अरे वाह बड़े भैया, एकदम पक्की बात कही। घर से काम शुरू करते हैं तो पुलिस का झंझट भी खत्म और मुनाफा भी पूरा अपना होगा। कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत से वो साहूकार का सारा कर्जा चुकाकर अपना पुराना घर वापस खरीद लेते हैं और बाजार में मोमोज की पक्की दुकान भी खोल लेते हैं। और एक शाम के वक्त पूरा परिवार अपने नए घर के आंगन में बैठकर मजे से गर्मा गर्म मोमोज खा रहा है। सुनो जी, बुरे दिन चाहे जितने भी बुरे हों, अगर इरादे पक्के हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। बिल्कुल सही कह रही है सपना, वो तो भला हो हमारे इन तंदूरी मोमोज का, वरना पुलिस वाले तो हमारा ठेला तोड़कर हमें सड़क पर ही ले आए थे। अरे अब पुरानी बातें क्यों उधेड़ रही हो बहुओ, गलती इंसानों से ही होती है। कम से कम अब तो बाजार में हमारी पक्की दुकान भी खुल गई और अपना घर भी वापस मिल गया। हाँ भाई, ठीक कह रहे हैं, अब पुरानी कड़वाहट भूलकर नए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर जिंदगी में कभी शौक ही आपका कमाई का जरिया बन जाए तो क्या होगा? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताओ।